सॉरी 2024 है और आज हिंदी का एग्जाम करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करें। पहला सवाल है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा के लेखक दोस्तों श्रीनिवास जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा। ठीक है ना। उसके बाद दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलुरु में। दही वाली मगम्मा कहानी किस देश दही वाली मगम्मा कहानी क्या संदेश देती है, तो बहुओं को। ठीक है। उसके बाद बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा का। अगला है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत। ठीक है। फटाफट याद कीजिएगा सेकंडों में, बहुत ही कम समय में बता रहा हूँ। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास द्वारा। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा। ओके। उसके बाद मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद घर में मगम्मा किससे नहीं बनती थी, तो बहू से। ठीक है। उसके बाद दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो बी आर नारायण। ये तो बताइए किए बच्चों आप लोगों को। अगला आपका है रंगप्पा कौन था, तो देखिए मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पुत्र। देखिए इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, यानी रंगप्पा जो है एक जुआरी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। वो पैसा चाहता था उधार में उसको। अगला है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, तो मगम्मा का पोता। ठीक है। चलिए इस प्रकार से याद कीजिए। अगला है अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है धरती विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी। अगला है धरती विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के जनजीवन, क्योंकि वहाँ बाढ़ आती रहती है। उसके बाद धरती विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, उड़ीसा। अगला है दोस्तों धरती विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो यहाँ पर उड़िया याद कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद धरती विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ठीक है। फटाफट याद कीजिए दोस्तों, बहुत कम समय में। धरती विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, उड़ीसा को। उसके बाद धरती विश्वास के रचयिता कौन है, तो सतकोड़ी होता। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी का पति, कोलकाता में काम करता था। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था, तो कोलकाता में। ठीक है। अगला है लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था, 1 बीघा, ध्यान रखिएगा 1 बीघा हमारी ऑप्शन पूछेगा बिहार बोर्ड आज। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजर बसर चलाती थी, तहसीलदार के यहाँ। अगला है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो महानंदा। ठीक है ना, इस प्रकार से याद कीजिए बच्चों फटाफट। अगला है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। उसके बाद याद कीजिएगा बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो हीराकुंड बांध, यानी सॉरी दलई बांध बच्चों, दलई बांध मारिएगा आप लोग, दलई बांध से होगा। नेक्स्ट लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था, लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है मंगू किस कहानी की पात्रा है, तो माँ कहानी की। ठीक ना। उसके बाद देखिए माँ कहानी किसकी ममता का वर्णन किया गया है माँ कहानी में, तो माँ का। ठीक है ना। उसके बाद देखिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगू है। यह कहानी जो है मंगू के इर्द गिर्द आती है। उसके बाद मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू जो है पागल और गूंगी थी, याद रखिएगा बच्चों। ईश्वर पेटिकर की रचना है, तो खून की सगाई। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, 3। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलिकर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, 4, है ना। चलिए उसके बाद मंगू जन्म से ही क्या थी, तो बच्चों तो पागल और गूंगी। माँ कहानी में कौन पागल था, तो मंगू। मंगू की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष। ठीक है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल। कहानी का प्रधान कौन है, ठीक है, माँ। ओके, ये तो अभी आपको बताए हैं, अलावा 3 संतान थी। अगला है नगर कहानी के कथाकार कौन है, तो सुजाता है। नगर किस भाषा की कहानी है, तो तमिल भाषा की। पपाती किसकी बेटी थी, तो बल्ली अमाल की। ठीक है ना। उसको बुखार था, डॉक्टर ने उसे मेनिंजाइटिस करार दिया बाहर में। नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपाती। पपाती को कौन सा रोग था, तो ध्यान रखिएगा मेनिंजाइटिस। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलिकर।
नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? ध्यान रखिएगा, किस भाषा से? तो तमिल भाषा से बच्चों। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै नगर का। बल्लीमाल की पुत्री कौन थी? तो पपाती। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगनाथन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में बच्चों, याद कीजिए फटाफट। पहले दिन पपाती को था तो बुखार था। नगर कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? सुजाता जी। अगला है धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है? तो सामरदैया जी हैं, याद कीजिए फटाफट, सामरदैया। सामरदैया किस भाषा का कहानीकार है? तो राजस्थानी। सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो घुटन। सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? सावरदैया जी हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है दोस्तों? तो राजस्थानी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। अंतिम वाला फैसला है दोस्तों, पहले उन्होंने महीना वाला काम किया था। अगला धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सामरदैया द्वारा, ठीक है। अगला है रीना मारेकर का जन्म कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी, ठीक है। अगला याद कीजिएगा फटाफट, देख लीजिए बच्चों, परीक्षा बस कुछ ही मिनटों में शुरू होगा। रीना मारेलिके का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ठीक है ना, पुरानी जगह, यानी कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि जर्मनी में पड़ता है। उसके बाद रिल्के का पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। रिल्के की माता का नाम सोफिया, ठीक है। उसके बाद रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? तो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय से। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेना मारिया रिल्के जी की। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो रिल्के जी का। रिल्के जी के देश के कवि हैं? तो जर्मनी। अगला है द नोटबुक ऑफ मार्टिन लॉरेंस ब्रिज किसका उपन्यास है? तो रिल्के जी का, ठीक है। अगला है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1954 में। उसके बाद याद कीजिएगा फटाफट, वनलता सेन किसकी काव्य संकलन है? तो जीवनानंद दास की। जो है कवि जो है बंगाल में आने की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य ने वे तो पक्षियों को बन करके, है ना। जीवनानंद दास किस भाषा का रचनाकार है? तो बांग्ला, क्योंकि ये बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं। झरा पालक किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। उसके बाद देखिए लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर, ठीक है, ऐसे करके। अगला है सातती तारार तिमिर किसकी कृति है? तो जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास किस भाषा कवि हैं? तो बांग्ला। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो हंस बनकर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है? धान के। लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव फटाफट याद कीजिएगा, पूरी तरह से वायरल है। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। अनामिका का जन्म जो है कि कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में। कवित्री हैं अनामिका जी, अक्षर ज्ञान की। अगला है अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो दिल्ली से। अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है? तो कवि ने कहा है। अक्षर ज्ञान की खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की बच्चों। ये देखिए ड में बालक बिंदु अनुस्वार को क्या समझता है? तो बेटा। जो ड है इसको माँ समझता है, ध्यान रखिएगा। और जो अनुस्वार बैठा हुआ यह बिंदु इसको समझता है क्या? बैठा हुआ बेटा। इस प्रकार से याद करेंगे। उसके बाद अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अनामिका जी की। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो यहाँ पर ड
नहीं बोल पाता है। अगला है अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझता है, तो क। देखिए अनामिका जी कहती हैं कि बच्चा पहले क सीखता है, उसके बाद ख सीखता है, ग सीखता है, उसके बाद घ सीखता है, लेकिन अंगना आगे पड़ जाता है, क्योंकि ड को समझता है माँ और बिंदु को समझता है बेटा। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन बेटे के लिए अंगना क्या है, तो माँ और बेटा, माँ और बेटा, क्योंकि इसमें बताया गया ड बिंदु, ड को माँ, ठीक याद कीजिएगा, और बिंदु को बेटा। वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म किस शहर में हुआ था, तो उत्तरांचल में। वीरेंद्र अग्रवाल ने किस विद्यालय से में किया था, तो इलाहाबाद। अगला है हमारी नीति कैसी कविता है, तो समकालीन। वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा कवि हैं, जनवादी। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अन्यायी। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्तियों में। इस दुनिया में किसकी कृति है, तो वीरेंद्र अग्रवाल जी की है। अगला है कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो लोहिया सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कुंवर नारायण का चलिए बच्चों अगला है कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य। उसके बाद धाकृव्यूह किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी की। अगला कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, तो घर के बाहर खड़े वृक्ष को। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो मानवता की रक्षा का। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो पर्यावरण से। कवि ने लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो बूढ़े वृक्ष ना, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। वी को वृक्ष कैसा लगता है, तो यहाँ पर कवि होगा, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह। ध्यान रखिएगा पेड़ जो है झड़ गया था, पेड़ का जो डाली है उसको कवि जो है बंदूक बताते हैं, बंदूक। जो जड़ है उसके लिए बताते हैं वो जूता। जो ऊपर में थोड़ा सा पत्तियाँ बची एक आध वो, उसको बताते हैं टोपी। और जो पेड़ का जो चैली बोलते हैं, है ना, सूख गया उसको बोलते हैं वर्दी। ये चार बातें याद रखिएगा। अगला है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो ननकाना साहब। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री। गुरु नानक की माता का नाम दोस्तों यहाँ पर तृप्ता याद कीजिएगा। हरिरस किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी की। ठीक है अगला सवाल देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग को। महियल का मानक आधुनिक शब्द है धरती पर। ब्रह्मा का निवास स्थान है, तो संत हृदय में। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो भगवान नाम के बिना। ठीक है, यानी राम नाम जप के बिना। गुरु नानक की मृत्यु तो 1539 हुई। किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, तो मुगल सम्राट के बाबर से। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है, प्रेम वाटिका याद कीजिए फटाफट। रसखान के इष्ट कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, तो रसखान जी। प्रेम यानी से राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, 4 दोहे हैं। रसखान किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के। रसखान को किसने दीक्षा दी थी, तो गोस्वामी पीथलनाथ ने। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, रूपक।
आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसखान जी ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो सवैये में। ऑप्शन नंबर ए याद कीजिए। स्वामी पिठ्ठरनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में। अगला है रिक्ति मुक्त धारा यानी रिक्ति मुक्त काव्य धारा की सिरमौर कवि किन्हें मनाता है? तो घनानंद को। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। उसके बाद अगला बात करते हैं तो घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो बादल को। बादल क्या करते हैं? सभी घरों में सभी खेतों में वर्षा करते हैं। वो नहीं मानते कि जात पात। नेकू का आधुनिक मानव रूप क्या है? तनिक भी। घनानंद के सुजान कहकर किसे सम्बोधित किया गया है? तो प्रीतम को यानी प्रेम को। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो निश्चल और निष्कपट। ठीक है ना। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल। ज्ञान का मार्ग कठिन। मोहंसवाहिनी लय वर्षों किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन की। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। बच्चों याद कीजिए फटाफट बाबू। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता। अंग्रेजी वाहन हो गया है दोस्तों। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। दिनकर के पिता कौन थे? तो रवि सिंह। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो उत्तर छायावादी युग के। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कुलपति बनाए गए थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। कवि कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं? तो 33 करोड़। धूसरता किससे श्रृंगार करती है? तो सोने। यहाँ पर क्वेश्चन है कि धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो सोने से। रामधारी सिंह के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों खलिहान में। किसानों को देवता बुलाता है। अज्ञ के पिता का नाम क्या था? तो हिरानंद शास्त्री। अज्ञ की मृत्यु कब हुई? 1987। अगला है मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सूख गया? तो मानव को। हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी थी? तो दिशाहीन। अज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ गया दोस्तों? तो यहाँ पर प्रयोगवाद। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। अज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद। कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें से कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभासमक यानी विरोधाभास एवं विभावना। ठीक है, उल्टा। अगला है कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो लोहिया सम्मान। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? तो प्रबंध का। बच्चों चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो यहाँ पर चक्रव्यूह होगा कुंवर नारायण जी की। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो घर के बाहर खड़े वृक्ष को। अगला है हमारी नीति कैसी कविता है? तो समकालीन। बच्चों याद कीजिए फटाफट बाबू। उसके बाद वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा कवि हैं? जनवादी। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अन्यायी। बच्चों कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ है? तो गरीब बस्तियों में। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेंद्र डंगवाल की। वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो अमर उजाला। हमारी नीति शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दिशचक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट। वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई थी तो डी लिट।
ठीक है। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी सॉरी, टिहरी गढ़वाल कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, डी आंसर सही होगा, उत्तराखंड में। जब हम नींद ले रहे होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? एक पक्षी का। अगला है अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी। अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में। बच्चों याद कीजिए फटाफट। कवित्री अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली से। अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है? तो कवि ने कहा, बालक ड को क्या समझता है? तो माँ। उसके बाद अगला है डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? दलित वर्ग। डॉट 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 पैसे का दुष्पूर्ण प्रयोग जो है निर्धारित करती है जाति प्रथा। अगला है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी सी ऑप्शन सही होगा दोनों। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, याद कीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है ना। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद नलिनी बिजय शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916, 20 के दांत के लेखक हैं। नलिनी बिजय शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट, पटना। यहाँ देखिए 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है? तो नलिनी बिजय शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नलिनी बिजय शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर ए। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला है ऐसे ही लड़के आगे चले गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? तो सेन साहब। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे, है ना? सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीधा होगा। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? एक बढ़ई जी आते थे। अगला है मैक्सवेल ने उपनिषद में कठ तथा केन का भीषण भाषा में अनुवाद किया था। तो जर्मन में। भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? तो मैक्सवेल जी हैं। दानिशनामा सोने के सिक्के को भरा घड़ा किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स से मिला था। रानी विक्टोरिया ने मैक्सवेल को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट उपाधि के लिए। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। भारत की आत्मा में बसती गाँव में। फ्रेडरिक मैक्सवेल किस पाठ के रचयिता हैं? तो भारत से हम क्या सीखें। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है बच्चों, याद कीजिए फटाफट। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? उपन्यास। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता यानी पशु का। अगला है नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं। नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में। जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में, याद कीजिए फटाफट। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से। देवनागरी लिपि में टाइप जो है कब बने? तो 2 दशक पहले। अगला है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था दोस्तों।
महात्मा गांधी की रचना है तो शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा, याद कीजिए फटाफट। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है तो हृदय शिक्षा से, ऑप्शन डी। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे तो दस्तकारी उद्योग। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है तो अगर वह दूसरों का आविष्कार करने की कोशिश करे, तो ये आंसर सही होगा। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे तो कवि थे। यतीन्द्र मिश्र अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाश हो चुकी है तो 3। यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखा, गिरिजा। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था तो ये डुमराव बिहार में। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम तो कमरुद्दीन, बच्चों याद कीजिएगा, कमरुद्दीन भी बोलते हैं, कमरुद्दीन से नाम था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे तो उस्ताद उस्तलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध थे तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। अगला है झोले में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां थी बच्चों। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी तो मोहारा नदी, मोहारा नदी थी। संतू क्यों उदास हो गया, मछली के कटने से। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था तो मकान के नीचे। अगला है पिताजी किससे नाराज थे तो यहाँ पर देखिए पिताजी जो है यहाँ पर जो है भग्गू से नहीं नाराज थे, नरेंद्र से नाराज थे। बोले थे पिताजी कि साले आए तो हाथ पाँव तोड़ देना, ठीक है, ऐसे करके। अगला है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अविन्यो कहाँ से दोस्तों, फ्रांस में। अगला है रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे तो लखनऊ में। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो अति प्राचीन। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया तो भाई भारत सरकार को। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बदलियां से इंटरमीडिएट कब किया था 1946 में। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम निर्मला। बहादुर कहानी है तो नेपाली गवैये गोरखे की। अमरकांत की रचना है तो कुहासा। नाश्ता पानी के बाद बातों की छलने लगी तो क्या छलने, जलेबी, ठीक है ना। इस प्रकार से अंदर से पूछा गया है। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी तो किशोर। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, आंचल, जब किशोर चला गया, ये बहादुर चला गया। दोस्तों अंतिम है नागिन लिपि के निबंधकार कौन है, गुणाकर मूले। नागिन लिपि गुणाकर मूले किस पुस्तक से लिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय लिपियों कहानी। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में। उत्तर भारत से नागिन लिपि के लेप कब से कब मिले गए, 8वीं सदी से। अगला है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने तो 2 सदी पहले। दोस्तों 1 से 12 अध्याय तक मैंने आपको गद्य खंड, 1 से 12 अध्याय तक मैंने आपको पद खंड, है ना। उसके बाद 5 अध्याय आपका वर्णिका से मैंने बता दिया, यानी सेकेंड हिंदी से। तो इससे बाहर आने वाला नहीं है ये पेपर दोस्तों, दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद रखते हैं कि दोनों पेपर आप लोग, आज 15 फरवरी है और फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग में गर्दा गर्दा मचा देंगे, ठीक है। थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए।